खतरनाक ताबूत। एक दूसरी वजह भी थी जो यहाँ की पुलिस से हमें पता चला। हवालात में वो बड़बड़ाती रहती है कि उसने जो नया बच्चा पाला था उसे भी हम लोगों ने मार दिया। पुलिस ने उससे इस बारे में पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि वो बाजार से एक गुड्डा खरीद लाई थी जो किसी 2 साल के बच्चे की तरह लगता था। वो उसे हर समय अपने साथ रखती थी। दुर्घटना में वो टूट फूट गया था। पुलिस ने वो कब्र भी तलाश कर ली है जिसमें मिसेस खन्ना ने वो टूटा फूटा गुड्डा दफन किया था। उनकी बातों का सिलसिला रुक गया क्योंकि डॉक्टर आ गया था। उसने यश की जांच की और उसे मुबारकबाद भी दी कि वो जिंदा बच गया। फिर उसने नर्स को कुछ हिदायत दी और फिर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद यश ने राज से पूछा, पुलिस ने चमेली से पूछताछ तो की होगी। उसने पुलिस को भी बस उतना ही बताया है जितना कि उसने कमल को बताया था। अपनी बातों से उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वहां उसे तुमसे मिलना था। मेरा ख्याल है कि जब मिसेस खन्ना पर मुकदमा चलेगा तो उसे गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया तो जाएगा ही। वो भी मुझे चाहने लगी थी, यश ने खोए खोए से अंदाज में बताया। बहुत दुखी है वो। बाप मर चुका है, भाई और भाभी उस पर बहुत अत्याचार करते हैं। वो मेरे साथ भाग जाना चाहती थी। क्या इतनी जल्दी मामला यहां तक पहुंच गया था? राज ने उसे देखते हुए आश्चर्य से कहा। हाँ, यश ने कहा, मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन अब। यश ने ठंडी सांस ली। एक हाथ वाले से वो क्यों शादी करेगी यार? राज कुछ नहीं बोला, बस उसे चिंतित नजरों से देखता रह गया। यश ने आगे कहा, तू तो निशा के बहुत करीब हो गया था। उसने पूछा। हाँ भाई, हम एक दूसरे से शादी का वादा भी कर चुके हैं। राज ने उसे खुशखबरी दी। अच्छा, तो कब कर रहे हो शादी? यश ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। तेरे ठीक हो जाने के बाद, राज ने मुस्कुराकर कहा। यानी एक टुंडे को भी शादी में शामिल होना पड़ेगा? यश फीके अंदाज में मुस्कुराया। भाई, फिजूल की बात ना कर। मैं आज ही तेरे लिए आर्टिफिशियल हैंड का ऑर्डर दे दूंगा। वो लोग आकर देखेंगे कि तेरा हाथ किस तरह का बनना चाहिए। कदमों की आहट सुनकर उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खोलकर अंदर आने वाली निशा थी। कैसे हो यश अब? उसने आते ही पूछा। बस एक हाथ का रह गया हूं। यश के लहजे में दुख के साथ कड़वाहट भी थी। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम तकलीफ में नहीं हो। निशा ने उस पर नजरें जमाए कहा। यह कैसे संभव है कि हाथ कटा हो और तकलीफ ना हो? बस बर्दाश्त कर रहा हूं। बातें करके अपना ध्यान उस तरफ से हटा रहा हूं। जो हो गया अब उस पर सब्र तो करना ही पड़ेगा। मैं आती रहूंगी तुम्हें देखने, निशा ने कहा और दोनों पर एक नजर डालकर जाने के लिए मुड़ गई। दोनों उसे खामोशी से जाता देखते रहे। राज ने अपना ठिकाना उसी कमरे में बना लिया था। वो वीवीआईपी रूम था। आराम की हर चीज वहां मौजूद थी। एक एक्स्ट्रा बेड भी था। राज ने सारा इंतजाम खास तौर से उसके लिए कराया था कि यश को तन्हाई में अपने हाथ के बिछड़ने के बारे में सोचने का ज्यादा मौका न मिले। वक्त गुजरता रहा। यश का जख्म धीरे धीरे भरता जा रहा था। एक सुबह उसकी नींद खुली तो राज उसके बेड पर ही बैठा था। उसे जागते देखकर वो उसके सिरहाने की तरफ देखते हुए बोला। जागने का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ा। यश ने सिर घुमाकर देखा कि राज ने किसे देखते हुए कहा था। वो कमल को देखकर हैरान रह गया। तुम? उसके मुंह से निकला। सामने आ जाओ, सिरहाने में क्यों खड़े हो? उसने कहा। कमल सामने आ गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ साहब जी। गांव में ही पता चल गया था बापू की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो जाएंगे तो वो भी आएंगे आपको देखने। हाँ, यश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अब एक हाथ वाले मेहमान को भी देख लें। आपके लिए दूसरा हाथ भी लाया हूं साहब जी, कमल ने मुस्कुराकर कहा। दूसरा हाथ? यश ने हैरत से पूछा। हाँ, कमल ने कहा और उसने भी सिरहाने की तरफ देखते हुए कहा। तू भी जरा इधर आ जाना। यश हैरान रह गया जब शर्माती हुई चमेली सामने आ गई। अदालत में गवाही के लिए बुलाया है इसे, कमल ने बताया। इस मौके पर भी इसके भाई को यह नहीं हुआ कि इसके साथ आता। ये मुझे भी हमेशा से ही भाई कहती है,
मेरे साथ आ गई। इस पर उसके भाई ने कोई एतराज नहीं किया, और ये तो अच्छा भी हुआ ना, क्योंकि इसने मुझे अपने और आपके बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा है कि ये वहां की मुसीबत से निकले साहब जी। आपको जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि उसका भाई आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न कर सके। यश कमल की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें चमेली पर ही जमी थी, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। चमेली, यश दुखी स्वर में बोला, तुम्हें मालूम है ना, मैं अब एक हाथ का आदमी हूं। सारे गांव को मालूम हो चुका है बाबूजी, कमल बोला। फिर चमेली से बोला, तू भी कुछ बोलना। चमेली ने नजरें उठाकर यश की तरफ देखा। उसके होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने फिर नजरें झुका ली। हमसे बोल, कमल ने उसे उकसाया। चमेली ने फिर नजरें उठाई। अब मैं तुम्हारा बाजू बनूंगी बाबू, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। राज, जो इतनी देर तक खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था, अचानक चहका, ये हुई ना बात, आओ जरा हम दोनों बाहर चलें, उसने उठते हुए कमल से कहा। वो यश और चमेली को अकेले में बात करने का मौका देना चाहता था। उस समय नर्स भी कमरे में नहीं थी। इन दोनों के जाने के बाद यश बोला, मेरे पास आओ चमेली। चमेली 2 कदम आगे बढ़कर बेड के बिल्कुल करीब पहुंच गई। यश के कांधे पर चादर पड़ी हुई थी, वो उसने हटाई और बोला, देखो, ये हाथ अब नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ना बाबू, चमेली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बन जाऊंगी तुम्हारा हाथ। और फिर उसने झुककर बड़े जज्बाती अंदाज में अपना सिर यश के सीने पर रख दिया, और यश का इकलौता कांपता हाथ उसके सिर पर आ गया।